टॉपिक वॉपिक बताओ भाई। लास्ट क्लास का टॉपिक बताना क्या था? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर वेट। क्या हुआ? रेड एटॉमिक मास बताया। चालू करें आज? बैठ जाओ फिर चालू करते हैं। थक गया यार। एक कॉपी दिखाओ मुझे, लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था तुझे? हाँ बेटे, मास ऑफ सिंगल एटम, एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, दो बातें बताई हैं। ठीक है, रुक जा बेटा एक मिनट। हाँ भाई, चलो भाई अब चालू करते हैं क्लास को। बैठ जाओ बच्चों। क्या हुआ बेटा? चालू करें? तुम्हारा साथी कहाँ है? अच्छा उधर है। हम्म। 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 तुम्हारी वजह से ही है सब। किसको? अरे, कोई बात नहीं। तो तुम्हें इनके नीड की चिंता बहुत है, ऐसा क्या है? इनका भी तो नहीं निकल सकता है, है? चलो अब पढ़ाते हैं। हाँ बेटे, एसी बंद करना है, ऑन करना है। तो कहाँ से ऑन होता है? कर लो। एसी कहाँ से ऑन होता है भाई? तो करा लो, ऑन करा लो, बोल दो। वो कर तो रहा है, हाँ ऑन हो गया। इधर वाला भी कर लो, ये भी तो ऑन है। तो ऑन कर लो, तो बुला लो। चलो भाई अब चालू करते हैं। आप अपना ऐसी ऐसी सेट करते रहो, हम क्लास को पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है? देखो लास्ट क्लास में आपको ये बात बताई गई कि एटॉमिक मास क्या है, और मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास क्या है, और एवरेज। एवरेज पढ़ाया है? नहीं। चलो मैं शुरू से बता देता हूं। तो पहली हेडिंग मैंने कराई कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है।
दूसरी हेडिंग मैंने कराई मोलर एटॉमिक मास ग्राम ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास इन ग्राम और ग्राम एटम। देखो ये दो टर्म हमने कल पढ़ाए थे, तो पहले इन दो को 5-7 मिनट में रिवाइज कर देता हूं और फिर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जरा देखो बच्चों, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, उधर वाला भाई चालू कर दो। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सिंगल एटम। क्लियर है सबको? हम लोगों ने यही बात की थी ना कल। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि भाई एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ सिंगल एटम होता है ना। सिंगल एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। और ये होता कितना है, ये तो डिफिनीशन हुई लैंग्वेज फॉर्म में। होता कितना है, ए अपॉन एन ए ग्राम, ये लिखाया है ना, ए अपॉन एन ए ग्राम यूनिट में। यूनिट में कितना होता है, ए अपॉन एन ए ग्राम। तो ये हुआ ए क्या है, मास नंबर डिवाइडेड बाय एन ए एवोगाड्रो नंबर और ग्राम। अब यदि यूनिट ग्राम ना ली जाए, यूनिट रखी जाए यूनिफाइड या एएमयू, तो कितना आएगा, ए आएगा। तो कितना आएगा, ए एएमयू या ए यूनिफाइड। यहां तक कोई दिक्कत, ये कल पढ़ाया है सबको, क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, अब बात आई थी मोलर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। ये सब क्या होते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल एटम के मास को हम मोलर एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ 1 मोल एटम, mass of 1 mole atom is known as molar atomic mass, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास इन ग्राम। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी ए इन यूनिट ऑफ ग्राम। ए और साथ में क्या लिखा होगा, ग्राम। यूनिट कितनी होगी, ग्राम। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वैल्यू फॉर्म में। यहां तक हम लोगों ने बात की थी, क्लियर है? अच्छा, साथ में हम लोगों ने एक और नई बात अब स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, जरा देखो इसको समझाते हैं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो ये तो सीएसडी वाला पार्ट है, तो यहां तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो पहले तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दें कि चीज क्या है ये। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ये बताता है कि कोई भी एटम एक एएमयू से कितने गुना भारी है। फॉर एग्जांपल, मेरा वेट 72 केजी है, ठीक है। मेरा वेट फॉर एग्जांपल क्या है, 72 केजी मेरा वेट है। भाई का वेट 36 किलो है, ठीक है। क्या हुआ, ज्यादा हो गया कि कम, है ना? चलो कोई बात नहीं, मान लो, आवाज नहीं करो। 36 किलो भाई का वेट है। तो मैं, क्या नाम बेटा, नाम तो बताओ पहले। राशि, काशी। अच्छा, एक तो क्या है ना, मेरा कान, मतलब मुझे लग रहा है मेरी आवाज भी जाने लगी है आग की जगह। पुरानी इमारत है, कभी भी ढह सकती है। अच्छा देखो, काशी का वेट 36, मेरा 72। अब मैं काशी से कितने गुना भारी हूं, 2, है ना? तो क्या 2 हमारा रियल वेट है? नहीं, रिलेटिव है। वो ये बता रहा है कि
काशी से कितने गुना भारी सर्वेश दीक्षित हैं, तो वो कितना 2 गुना भारी। उसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो ये बताता है कोई भी एटम 1 AMU से कितने गुना भारी है, कोई भी एटम 1 AMU से कितने गुना भारी है, इसको कौन बताता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है कि कोई भी एटम 1 AMU से कितने गुना भारी है। तो ये तो इसकी मीनिंग होगी। अब बात आई ये फार्मूला फॉर्म में या लैंग्वेज फॉर्म में लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा ये कैसे लिखा जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू लिखा जाता है मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का सिंगल एटम का मास डिवाइडेड बाई 1 AMU। आपने यही तो किया भाई, अभी आपको कैसे 2 निकल के आया, तुमने मेरा मास लिखा 72 डिवाइडेड बाई काशी का मास 36, तो कितना आया 2, तो वही हमने लिख दिया, हमने भी वही लिख दिया। आप ये बता रहे थे ना कि कोई भी मास 1 AMU से कितने गुना भारी है, तो 1 AMU से डिवाइड कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी। आपने 72 में 36 का डिवाइड किया तभी तो 2 आया। तो कोई भी एटम 1 AMU से कितने गुना भारी है उसको कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास। फार्मूला क्या है, मास ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाई 1 AMU। अच्छा 1 AMU देखने में अच्छा नहीं लगता, बच्चों ने कहा नहीं यार सर इसमें कुछ कर दो, तो मैंने कहा भी कर देते हैं। 1 AMU की वैल्यू हम सबको कितनी पता है, 1/Na ग्राम। सही है कि नहीं, क्लियर है, ये लास्ट क्लास में पढ़ाई है, किसी कोई कंफ्यूजन। अच्छा जब बच्चों ने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा यार मैं इसको ऐसे कर लूं तो क्या बुरा मानोगे तुम लोग, देखो इसमें कोई बुरा मानेगा, 12 का नीचे मल्टीप्लाई 12 का ऊपर मल्टीप्लाई, इसमें बुरा मानने की कोई बात है नहीं है, है ना। तो अब जरा बताओ ये क्या लिखा है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na ग्राम, ये क्या होता है, एक एटम का मास। एक एटम के मास कितना होता है प्रभु, अभी लिखा है यार, ये देखो एक एटम का मास कितना होता है, तो कार्बन के एक एटम का मास क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होगा 16 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। क्लियर है, तो कार्बन के एक एटम का मास ये देखो लिखा है, लिखा है। अच्छा मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो भी तुम लोग कहोगे ठीक है सर आपकी इच्छा है तो लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये जो नंबर लिखा है इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, ये क्या लिखा है, मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप एटम। सही है, ये होती है एक AMU की डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो आपने कार्बन को मान रखा है तो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये डिफिनीशन आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यू 1/Na ग्राम है एक AMU की, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/Na ग्राम है। डिफिनीशन क्या है एक AMU की, एक AMU इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन सिंगल एटम, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन सिंगल एटम। कार्बन के सिंगल एटम के मास का 1/12 पार्ट एक AMU होता है। क्लियर है, तो यार बच्चों इसको भी हम यही कर देते हैं। मैंने क्या किया, एक AMU की जगह ये डाल दिया, तो ये आ गया मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई, एक AMU की जगह कितना डाल दिया 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप्स है। ये होती है
रिलेटिव एटॉमिक मास का रियल फार्मूला। क्यों? क्योंकि आप कोई भी फार्मूला, कोई भी डिफिनीशन लिखोगे तो स्टैंडर्ड स्टेट के फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड हमारा कार्बन है, इसलिए हम ये लिखते हैं, जबकि करते क्या हो ये। तो अब इसके रिस्पेक्ट में बोलो तो क्या बोलोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, जो लिखा है वही है, बोल दो बस लैंग्वेज के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट एंड 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है ना? फार्मूला क्या है? ये है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या है? कोई भी एटम एक एएमयू से कितने गुना भारी है। फार्मूला वाइज मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप। अभी लिखूंगा वहां पर सीएसडी पे। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखना, डरना नहीं, देखना, अभी देखना बच्चे, डरने लगेंगे। सिंगल एटम का मास क्या लिखोगे? बताओ, किसी को बुरा तो नहीं लगा? भाई सिंगल एटम का मास क्या होता है? A/Na ग्राम। क्लियर है? अच्छा, एक एमयू का कितना होता है? 1/Na ग्राम। Na से Na कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, यूनिट क्या आई? यूनिटलेस, क्योंकि ग्राम से ग्राम आपने उड़ा दिया। इसका मतलब मुन्ना, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी है और वैल्यू कितनी है? A। इसका मतलब गौर सुना, A के पीछे यूनिफाइड लगा है तो एक एटम का मास, A के पीछे ग्राम लगा है, एक मोल का मास, A के पीछे कुछ नहीं है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास। डिजिट फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, यूनिट से पता चल रहा है कि वो एक एटम का मास है या एक मोल का मास है या रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्लियर है? देखो वैल्यू आप कितनी निकाल के लाए हो। तो जब आप जिद कर रहे हो तो इसको यहां छाप लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है इसका फार्मूला? मास ऑफ सिंगल कार्बन 12, सॉरी, mass of single atom of element divided by 1/12 into mass of single carbon 12 isotopes atom। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी निकल के आएगी? A विदाउट यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। ठीक है? समझ पा रहे हो सब लोग? पक्का? अब तुम्हारा मन कर रहा होगा क्वेश्चन करने का, मगर मेरा मन कर रहा है कि एक चीज और लिख दो, एक एएमयू की वैल्यू और डिफिनीशन। तो एक एएमयू इक्वल टू क्या होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप एटम। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/Na ग्राम। और इसी को जब सॉल्व करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। Na से डिवाइड करो, तो जब Na से डिवाइड करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर है? अच्छा, बच्चे जब जिद कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हाँ, छाप लो छाप लो। अच्छा, छाप लो छाप, छाप लो, आराम आराम एकदम करिए, है ना? नीट की कोई उम्र नहीं है, नीट की कोई उम्र है? एज लिमिट कितनी है? 35 साल।
अभी कितने साल के हो? 16, 17, 18 के हो गए सब लोग, आराम से करते रहो, है कि नहीं? है? है? अब जैसी हरकतें हैं तो पढ़ते ही रहोगे, सेलेक्ट थोड़ी होगे। सेलेक्ट होने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना यार। अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो बस पढ़ते रहो, ऐसी क्या बात है। देखो, यदि आपको लगता है पढ़ना खराब बात है, तो फिर पहली बार में एग्जाम निकालो, क्यों काम कर रहे हो खराब काम को ज्यादा? तो ये तुम लोग खुद हो ना, तुमको खुद अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो पहली साल पढ़ते हो, फिर कहते हो नहीं मैं एक बार और पढ़ूंगा फिर एग्जाम निकालूंगा, दूसरी साल पढ़ते हो फिर निकालते हो, कुछ कहते नहीं हमें 3 साल पढ़ के निकालूंगा। भाई खराब काम है, जल्दी से पढ़ पढ़ के निकालो यार, खत्म करो बवाल। मगर तुम्हारा खुद मन नहीं लगता है? तुम्हें खुद अच्छा लगता है पढ़ना, समझ रहे हो? तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि यार इतना खराब काम है, एक ही साल में खत्म करो, सेलेक्ट हो जाओ जल्दी से। छप गया सबका? हाँ हाँ, तो 2035 की तुम्हारी बुकिंग कर दें यहाँ। छाप डालो सब लोग। अब जरा देखो यार, इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, इसको जरा देखो। बेटा कितना धीरे लिख रहे हो, आधा तो मैंने कल वाला ही लिखा है, यहां तक तो मैं कल लिखा के गया था, यहां तक सिर्फ एक फार्मूला ये लिखना है, कि ये लिखना है। हाँ, तो सभी बच्चे आजकल हॉस्टल में या घर में पढ़ रहे हैं ना, खूब पढ़ाई चल रही सबकी, तो बस ठीक है। देखो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ए एटॉमिक मास, बी मोलर एटॉमिक मास, सी रिलेटिव एटॉमिक मास, इधर पी कार्बन एटम, कार्बन के लिए बात की जा रही है, ठीक है? हाँ भाई, अब जल्दी से आप लोग इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। बताइए। बताइए, अब मैंने ऑप्शन बनाए हैं, आपको बताना है कौन कौन करेक्ट है, कौन कौन इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। देख लो आप लोग, फिर कहना नहीं कि सर कहा नहीं। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, मोबाइल से करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढ रहे हो क्या? नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हें ही कह रहा हूँ, मोबाइल में ढूंढ रहे थे क्या करेक्ट इनकरेक्ट? पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बेटे, अच्छा देखो, अब गौर से देखो,
कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। अब इसके पीछे कोई यूनिट है तो ये क्या होगा, ये होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके पीछे यूनिट क्या है, यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब एक एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, तो ये हो गया ए। इसके पीछे यूनिट क्या है, ग्राम। इसका मतलब एक मोल का मास मोलर एटॉमिक मास, तो ये हो गया बी। ठीक है, इसका मैच किसी के साथ है नहीं, तो ए का मैच, ए का मैच आर है, गलत है, तो गलत ही तो आंसर है, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। बी का क्या है क्यू, तो बी का है आर, ये भी गलत है। अब सी का क्या है पी, तो ये सही है, तो ये आंसर होगा नहीं, तो आल आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर क्या है, ए और बी, दो आंसर है भाई। ए भी गलत है बी भी गलत है, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है ना। देखो सी तो मैच है, मैंने इनकरेक्ट पूछा था, आप लोग जो उसमें करेक्ट करेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ, तो बात समझ पा रहे हो सब लोग, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन। अच्छा, अब गौर समझिएगा, ये बात समझ में आ रही है ना सबको, कर लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिर्फ सेकंड वाले को करो, सारे बच्चे करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग में पहला मत सॉल्व करो और तीसरा मत सॉल्व करो, आप सिर्फ सेकंड वाला सॉल्व करो। नंबर ऑफ एटम पूछा है, अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जाते हैं ये सारी बातें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, बताइए। आराम से पेन चला के निकालो, गड़बड़ मत करो। यदि मैंने एक स्पेसिफाई किया है तो इसका मतलब कुछ तो खास बात होगी, बताइए। ₹5 तुम्हें देने हैं, ध्यान रखना। हाँ, और एक उस बच्ची को देने हैं, है ना, और तुम हो, और उधर वो है, ये है, कितने, हाँ सबको काउंट कर रखा है तुमने, हैं लिए हैं तुमने, तो लो भी यार। हाँ 13। अब जरा देखो, नंबर तब तक नहीं आएगा, गौर सुनिए, नंबर तब तक नहीं निकलेगा जब तक मोल ना निकले। भाई मोल निकल आया, एन का मल्टीप्लाई मार देंगे, नंबर बन जाएगा। क्लियर है, मोल बन जाएगा, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर आ जाएगा। अब मोल के लिए क्या है, डायरेक्ट आपको मास दिया है, तो मैंने लगाया मोल इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ाया है, मास इन ग्राम। फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास। अब प्रॉब्लम जानते हो क्या है, ये यूनिट क्या है, यूनिफाइड, और फार्मूले में होता है मास इन ग्राम है, इसका मतलब पहले इसको ग्राम बनाना पड़ेगा यूनिफाइड से। तो जब मैंने इसको ग्राम बनाया तो यूनिफाइड इक्वल टू क्या होता है, 1/na ग्राम। अब ये ग्राम बना जाके, ये बात समझ गए। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि यहां पे आपको मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और हीलियम का कितना है 4, तो ये आया 13 डिवाइडेड बाय Na मोल। अब मोल को नंबर बनाना है, तो मोल को नंबर बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई, तो मोल इंटू Na, तो ये आ गया नंबर ऑफ हीलियम एटम। सही है, तो जरा बताओ Na से Na उड़ गया, तो कितने एटम आ गए, 13। अभी तक यूनिफाइड पढ़ाया नहीं था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं था, नहीं तो ये स्लाइड तो 3-4 दिन से क्लास में चल रही है। तो बात समझ पाए कैसे करोगे,
तो यूनिफाइड ग्राम ये दो अलग अलग यूनिट है, और यूनिट में कन्वर्जन आपको पता है, एक यूनिफाइड इक्वल टू 1/n ग्राम, एक यूनिफाइड इक्वल टू 1/n ग्राम। अच्छा, अब एक और मास होता है जिसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जिसको क्या कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास इसलिए निकाला जाता है क्योंकि एटम के आइसोटोप्स होते हैं। एटम के क्या होते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते हैं इसलिए उनका एवरेज निकाला जाता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में मिलते ही नहीं है, हमेशा आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं, हमेशा आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं। यदि आप, ठीक है, एक चुटकी, हमें देख, मतलब जाएंगे वहीं पे, अरे यहाँ पढ़ाई चल रही है, यहाँ कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। तो एक चुटकी हाइड्रोजन उठाओगे, ठीक है, पूरा बोलना ही नहीं देते हैं क्या यार है। देखो कितना याद है इनको। पिक्चर कब आई थी? 2012-13 में। कब आई थी? 2012-13 में आई थी। आज 2024 चल रहा है, 12 साल बाद भी बच्चों को सब याद है, सारे डायलॉग याद है। अभी हम आज पढ़ा के जाएंगे, कल सब भूल जाएंगे। क्या वहां 4 बार बोला गया? हम तो 4 बार बोलते हैं यार, मैं 4 बार बोलता हूँ ना पढ़ाते समय, मगर वहां 1 बार बोला गया है, और भाई ने देखा भी 1 बार है और अभी तक याद है, और जबकि मैं कुछ अलग बोलना चाह रहा था है। तो देखो जरा, एक चुटकी हाइड्रोजन बोल रहा था मैं यार। हाँ, तुम लोगों को लगा कि सर को डायलॉग याद नहीं है तो पूरा कर देते हैं। तो देखो, यदि आप एक चुटकी भी हाइड्रोजन उठाओगे तो उसमें तीनों हाइड्रोजन होंगे, 1h1, 1h2, 1s3। प्योर फॉर्म मिलता ही नहीं है, और सेपरेशन करना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो उनका सेपरेशन बहुत टफ होता है। तो इसी वजह से हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, एवरेज एटॉमिक वेट पढ़ते हैं। अब एवरेज एटॉमिक वेट पढ़ते हो तो निकाला कैसे जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट? तो गौर सुनो, एवरेज निकालना हम लोग बचपन से चालू है, बचपन से हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। देखो, इनका काशी का वेट कितना था? 36। मेरा कितना था? 72। अब एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? काशी कितने हैं? 1। काशी 1 है ना, मतलब 36 है, मगर 1 है, हम भी 1 है। तो 36 प्लस 72 कितना होता है? 108। कितने लोगों में बटेगा? 2। डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 54। तो 54 kg आ गया। तो आपको एवरेज निकालना पता है कि दोनों का टोटल लेना है और नंबर से डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर से, है ना। अब मैंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कैसे? जरा देखो, काशी का वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। हाँ, पहले से ज्यादा कर रखा है? ठीक है, कहाँ है बस? क्या 300 कुंटल? भास्कर का वेट तो मेरे वेट के बराबर होगा। कितना है? हाँ, 90 नहीं होगा, 85 है। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो उसमें पॉइंटों में आएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलो अब बताते हैं। तो मान लो काशी का वेट जो है, ठीक है, 40 किलो है, और काशी जैसे 6 स्टूडेंट है। फिर से सुनना, क्वेश्चन आंसर आपको देना है, क्योंकि बस यही करना होता है। काशी का वेट 40 किलो है, काशी जैसे ये 6 स्टूडेंट बैठे, बैठे भी 6 हैं और काशी जैसे ही बैठे हैं। काशी जैसे 6 स्टूडेंट बैठे हैं और सबका वेट 40 किलो है, ठीक है। हमारे जैसे 6 टीचर हैं जिनका वेट 72 किलो, मैं हो गया, ठीक है, तरुण सर हो गए, एमडी सर हो गए, सुधांशु सर हो गए, एवरेज आ रहा है। सुधांशु सर हो गए, ठीक है, बीएन सर हो गए, बीटी सर हो गए और सुभाष सर हो गए। हाँ, तो सबका वेट 72 किलो है, एवरेज मान लो। तो अब एवरेज बताओ, तो अब एवरेज कैसे निकाला जाएगा? आप क्या करोगे? एक का वेट 40 है तो 6 का कितना हुआ?
240। एक का वेट 72 है, इसको भी अच्छा नंबर कर देते हैं, जैसे जल्दी जल्दी नंबर मल्टीप्लाई। 70 कर दो, तो एक का वेट 70 है, 6 का वेट कितना होगा? 420, है ना? 420, तो 420 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 6 हम लोग 6 ये लोग। ऐसे ही करोगे ना, बस ऐसे ही करना होता है भाई। देखो, जब आप एक चुटकी हाइड्रोजन उठाओगे तो उसमें क्या 1H1 का एक एटम होगा? खरबों एटम होंगे, दिखते ही नहीं है। 1H2 का एक होगा, हजारों एटम होंगे। 1H3 के क्या होंगे? दसियों एटम होंगे, क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत कम है, मगर होंगे। तो आप कैसे निकालोगे? इसका मतलब उसका नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अभी किया। 6 स्टूडेंट थे ना, तो आपने क्या किया? 40 इंटू 6 किया। 7 टीचर थे तो 6 इंटू 70 किया, ऐसे ही किया ना, फिर जोड़ दिया। तो उसी तरह से यहां पे भी करना पड़ेगा। कैसे? जरा देखो, एक एटम ए है, इसके दो आइसोटोप है, एक है A1, एक है A2। अब A1 वाले आइसोटोप के नंबर N1 है, A2 वाले आइसोटोप के नंबर N2 है। अब टोटल वेट बनाओ, तो एक आइसोटोप का वेट A1, तो N आइसोटोप का वेट N1 A1, एक आइसोटोप का वेट A2, तो N2 आइसोटोप का वेट। अब क्या करोगे? टोटल N1 A1 प्लस N2, तो ये टोटल वेट आ गया। अब डिवाइड, एवरेज बनाना है तो टोटल नंबर से डिवाइड करोगे। अब टोटल नंबर कौन है? ये N1 प्लस N2। ये देखो एवरेज आ गया कि नहीं आ गया? तो बस अब अपने को यही फार्मूला याद रखना है और लगाना है। क्या? N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब मान लो 3 आइसोटोप हो, तो इसी तरह से करते चले जाओगे। ये देखो, 3 आइसोटोप होंगे तो इसी तरह से कहानी को बढ़ा लोगे। अच्छा, अब ये N1 N2 क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। N1 N2 होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ आइसोटोप्स। क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के मोल हो सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। एक हो सकता है परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, ऑफ आइसोटोप, कि भाई वो मिक्सचर में कितने परसेंटेज है। कोई 30% है, कोई 40% है, कोई 50% है, तो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। परसेंटेज भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन मोल के फॉर्म में बोल दे कि भाई 1H1 वाला 2 मोल है, 1H2 वाला 1 मोल है और 1H3 वाला 0.5 मोल है, एवरेज बताओ। तो एन मोल की जगह, एन की जगह मोल डाल दोगे। अब इसी क्वेश्चन को पलटा के ऐसे बोल सकता है 1H1 वाला 90% है, 1H2 वाला 8% है, 1H3 वाला 2% है, एवरेज बताओ। तो एन की जगह परसेंटेज चले जाएंगे, मोल देगा तो मोल चले जाएंगे, परसेंटेज देगा तो परसेंटेज चले जाएंगे। ठीक है, तो एन की जगह ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको रख सकते हो। इतनी बात सही है? A1 A2 A3 क्या है? आइसोटोप्स के मास नंबर। अच्छा, अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। कहानी को आगे क्या ले चल रहे हैं? अब जरा देखो, जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व कर देगा। बस थोड़ा सा आपको मेरी बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है? मतलब हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन देखना ही ना पड़े, अपने आप आंसर आ जाए, पेन ही ना चलाना पड़े। ठीक है? अच्छा, मेरा वेट कितना था? 72। काशी का एवरेज कितना निकाला? 54। ठीक है? अच्छा, 54 जो एवरेज निकला, 54 जो एवरेज निकला, वो काशी के वेट से ज्यादा है, हमारे वेट से कम है। इसका मतलब एवरेज जो होता है हमेशा सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही कहीं होता है। ना तो वो लोएस्ट वैल्यू के बराबर होगा, ना हाईएस्ट वैल्यू के बराबर होगा, ना उनको कहीं पार करेगा, हमेशा उनके बीच में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना कि जो एवरेज होगा वो मिनिमम
मास नंबर वाले आइसोटोप और मैक्सिमम मास नंबर वाले आइसोटोप के बीच में कहीं होगा, उनके बराबर भी नहीं होगा, ध्यान रखना, उनके बराबर भी नहीं होगा, उनके बीच में कहीं होगा। ये मैथमेटिकल टूल है, मतलब मैथमेटिक्स ये कहती है क्या, एवरेज जो होगा, जो सबसे छोटा मास नंबर का आइसोटोप होगा और जो सबसे बड़ा मास नंबर का आइसोटोप होगा, उनके बीच में ही कहीं आ रहा होगा। ना तो छोटे वाले के बराबर आएगा, ना उससे छोटा आएगा, ना बड़े वाले के बराबर आएगा, ना उससे बड़ा आएगा। पहला पॉइंट तो ये देख लेना, इससे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं, ठीक है, सॉल्व ना करना आप अभी, इधर है, ये है आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ। अब गौर से देखो सब लोग, देखो बच्चों, बोरान हैज टू स्टेबल आइसोटोप, 10B 19%, 11B 18%, 81%. Calculate average atomic weight of boron in the periodic table. अब इसका मतलब जो भी एवरेज आएगा, भाई ये सेकंड, ये कौन सी है, 1 2 3, बॉयज की पहली सीट। आवाज नहीं करो यार, हमको भी पढ़ा लेने दो, तुम्हारी तरह टैलेंट थोड़ी ना है कि बातें करते करते पढ़ भी जाए, समझ भी जाए, है ना, और 10-20 साल में सेलेक्ट भी हो जाए। इतना ज्ञान थोड़ी ना मेरे पास यार, मेरे पास इतना मतलब टैलेंट थोड़ी ना है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, जबकि 20 साल से देखो मुझे आता है, 20 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी देखो तुम बात कर रहे हो, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। नॉलेज बहुत पुअर है, तुम्हारे जितना टैलेंट लाने में मुझे बहुत साल लगेंगे, हो सकता है इस जन्म में मैं ला भी ना पाऊं। तो आप कमजोर लोगों का साथ दो। अब इससे मतलब थोड़ी कि खूब टैलेंट है तो किसी को ध्यान ही नहीं दोगे, है, कमजोर लोगों का साथ देना पड़ता है यार, है कि नहीं। अब कहीं डिप्रेशन में मैं आ गया कि यार लो यार 20 साल के बाद भी इतना टैलेंट नहीं आ पाया, गिर गया तो अच्छा, अब वापस आ जाते हैं। तो सबसे छोटा वाला कितना है, 10, सबसे बड़ा वाला कितना है, 11 है। तो एवरेज इनके बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं कि तुम उठा के सॉल्व करना चालू कर दो, क्यों सॉल्व करेंगे, इसका भी तो यूज करना है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये फर्जी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, 11 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 10 भी नहीं हो सकता, ना बराबर होगा, ना बड़ा होगा, ना छोटा होगा। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, दो कट गए ना। अब तुक्का मारना तो आसान हुआ, 25% से प्रोबेबिलिटी बढ़ा के 50% पे ले आए, है कि नहीं। अब दो में से कोई एक। अच्छा इसको भी सेट करते हैं, टेंशन ना लो, अभी सेट करते हैं। देखो अब अगला कॉन्सेप्ट समझना, गौर सुनिएगा, ठीक, देखना, सुनना मेरी बात। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, एवरेज उसी आइसोटोप के आसपास आएगा, उसी के नियर आएगा। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो मैंने यहां चिपका दी है। देखो मैं लिख देता हूं, जिसका एवेंडेंस परसेंटेज ज्यादा होगा, एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास उसी के नियर आएगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूं, वही क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, आ जाओ। अब देखो परसेंटेज किसका ज्यादा है, 11 का, इसका मतलब आंसर 11 के पास आएगा। अब ये 10 के पास वाला है ना, ये 10 के पास वाला है, तो रूल तो है ही नहीं, मैथ्स का रूल कह रहा है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, एवरेज उसी के पास में आएगा। तो ज्यादा किसका है, 11। अब देखो ये 11 के पास की वैल्यू है, ये तो 10 के पास की वैल्यू थी, तो आंसर क्या है, बस आप सॉल्व करके लगा लो, तब भी यही आएगा। अब मैं सॉल्व भी कर दूंगा, है ना, मगर मक्कारी नाम की भी तो चीज पाई जाती है, तो वो मैंने लगाई अभी कि बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं। अब मान लो किसी को ये बात नहीं समझ में आई कि अरे सर यार क्या बवाल काटे हो आप, सीधा फार्मूला लगा कर देते हैं, तो बिल्कुल कर देते हैं। मैं तो अपना टाइम बचा के थोड़ी मक्कारी सेट कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चनों को तो ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा दिया जाए बिना पेन चलाए, मगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, हम फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज इक्वल टू बच्चों A1 N1 A2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब देखो A 10
परसेंटेज 19, ए 11, परसेंटेज 81 डिवाइडेड बाई A1 N1 और N2। आप सॉल्व किया, ये आ गया। इतनी तेज सॉल्विंग मेरी ही हो सकती है, ठीक है। तो फार्मूला लगा लो और क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे, इसीलिए मैंने पीवाईक्यू कराया है कि कोई कहेगा अरे सर इससे का क्वेश्चन ही नहीं निकले। हाँ हो सकता है ना निकले, मगर हो सकता है निकल भी जाए। तो आपको मैंने दो टूल इसलिए दिए हैं कि आप जल्दी से करो। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम फास्ट है। वैसे तो मैं जेम भी ये बता देता था कि वो भी अपना फास्ट कर ले, मगर वो धीरे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, ईटे ईटे गिन ले कोई दिक्कत नहीं। उनको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 3-3.5 मिनट मिलते हैं, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 37 सेकंड से लेकर 42 सेकंड मिलते हैं। तो यार 42 सेकंड में होता ही कितना है? तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन हमें 3-4 सेकंड में सॉल्व करने होंगे, कुछ 2-3 मिनट में सॉल्व करने होंगे। तो टाइम का खेल भी आपके पास है कि आपको कुछ क्वेश्चनों के लिए टाइम लगेगा ही लगेगा, वो फिजिकल के होंगे या फिजिक्स के होंगे। अब जिसमें कैलकुलेशन करनी होगी वो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हो। बच्चों ने जिद की नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर, आप इतनी आसानी से नहीं निकल के जा सकते हो, एक क्वेश्चन तो आपको और कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो पीवाईक्यू कराते हैं। अब जरा इसको करो, तो पढ़ लेते हैं पहले। ये कब आया है? 2007 में। एन एलिमेंट एक्स हैव द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, एक्स 200, एक्स 199, एक्स 202। अब सबसे छोटा वाला कौन है? सबसे बड़ा वाला। इसका मतलब एवरेज इनके बीच में आएगा। पहले तो हमने ये वाला रूल सेट किया, पहले बिना पेन चलाने वाले रूल सेट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब 202 ये हो नहीं सकता, इससे बड़ा आएगा, और ये भी नहीं हो सकता। अब ये और ये, ठीक। अब दूसरा रूल क्या है? एवरेज उसके नियरेस्ट होगा जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा परसेंटेज, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन है? यही वाली है, वो तो उससे दूर वैल्यू है। एवरेज उसके नियरेस्ट होगा जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। इसका परसेंटेज 90% है, इसका 2% है मात्र। एवरेज उसके पास में होगा जिसका अवेंडेंस परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा अवेंडेंस परसेंटेज 90 है, ठीक है। फिर भी मान लो किसी को कंफ्यूजन आ गया, तो कोई बात नहीं, फार्मूला चिपका लो। मना किसने किया है? ऐसा थोड़ी कहा गया कि फार्मूला आप लगाएंगे ही नहीं। भाई कंफ्यूजन आ गया, मान लो उसने परेशान करने के लिए वैल्यू बहुत पास पास दे दी है, तो फार्मूला लगा लेंगे यार, वो भी तो अपने पास है, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है बिना पेन चलाए हो जाए, नहीं तो लगा लेंगे फार्मूला। उसमें क्या, कैसे लगाओगे? 200 इंटू 90 A1X1, 199 इंटू 8। मतलब कोई बच्चा बुरा मत माने, अपना फार्मूला लगा लो यार। हाँ, कि बच्चा बुरा मानना, अरे यार सर ये वाला क्वेश्चन तो देखो, ये वाले आपके कॉन्सेप्ट से निकला ही नहीं। अरे हम कब कह रहे हैं? देखो यही वैल्यू आ रही है 199.98, लगभग 200। टिक कर दिए, क्लियर। अब तुम जिद करने लगते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, एक क्वेश्चन सिर्फ हमें दो, हमसे पूछो। तो ये लो, इस क्वेश्चन का जवाब आप सब बच्चे दोगे। मैंने वही पीवाईक्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बताओ, तब तक मैं एक घूंट पानी मारता हूँ। हाँ, साइज बताओ। साइज बताओ, अब एक बोलो। पढ़ तो लू। बोरान है 2 आइसोटोप B10। अब देखो एवरेज जो है 10 से बड़ा और 11 से छोटा आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। भाई 10 से बड़ा आना चाहिए और 11 से छोटा आना चाहिए, तो 9 तो आएगा नहीं और 11 से बड़ा भी नहीं आएगा। अब परसेंटेज किसका है? 10 वाले का परसेंटेज हाईएस्ट है, तो एवरेज 10 के आसपास आएगा। अब 10 के पास की वैल्यू ये है कि ये इसका यूज क्या है यहां पे?
अच्छा, इसका यूज बस ये बड़ा हो जाता है इससे एक, भाई कान इतने तेज थोड़ी चलते मेरे, मैंने बताया ना मैं कमजोर हूँ, मैं तेज थोड़ी ना हूँ। हाँ, अच्छा ये बात है, तो आंसर ये टिक कर दे। हाँ, डी कर दे, बस डी आंसर। हाँ, कोई बात नहीं, एवरेज किसके पास में होगा। अच्छा, अब 10.5 जितना 10 के पास में उतना ही 11 के पास में है ना। अच्छा, अब जरा देखो, आवाज नहीं, भाई आवाज नहीं करो यार, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, तुम लोगों की तरह टैलेंट है नहीं अपने पास। अब दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये अपना घर से करके आइए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कहा है मैं सब कुछ करा दूंगा, पीवाईक्यू एनसीईआरटी सब करा दूंगा, और आराम आराम से मस्ती मस्ती में। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है। चलो, अब हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो, मालिकुलर वेट, भाई सब लोग समझ रहे हो कि अकेले हम ही कर रहे हैं सब कुछ, कंफर्म है ना, समझ में आ रहा है इधर सब कुछ, समझ में आ रहा है सब, सही है। भाई पीछे तीनों, तुम लोग, तुमने तो एक नींद भी मारी है, झूठ बोलते हो, हम इधर बैठे, नहीं नहीं वो सबसे पीछे उधर वाइट। बच्चों को लग रहा है कि सर देख नहीं रहा, अरे भाई मुझे करना क्या है, जो पढ़ा रहा हूँ वो रटा रटाया है, उसको बस पढ़ा दे, मतलब बोल देना है, बाकी तो सब तुम्हारी तरफ नजरें है मेरी, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है ना। तो चलो, अब हेडिंग लिखो, मालिकुलर वेट या मालिकुलर मास। ग्राम मालिकुलर, ये ये क्या है, ग्राम मालिकुलर मास, और मोलर मालिकुलर मास, मोलर मालिकुलर मास। अब देखो, चलो अच्छा पहले छाप देते हैं, है ना, रिलेटिव मालिकुलर मास, एवरेज मालिकुलर मास। अच्छा, अब बातें बताता हूं, देखो बच्चों, गौर सुनिएगा, जैसे और जो बातें मैंने एटॉमिक मास के लिए बताई हैं, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम मालिकुलर मास के लिए लगाओगे। जो बातें एटॉमिक मास के लिए बताई गई हैं, जो डिफिनीशन एटॉमिक मास के लिए बताई गई हैं, डिट्टो सेम मालिकुलर मास के लिए लगाओगे। एटॉमिक मास क्या था, एक एटम का मास, तो मालिकुलर मास क्या होगा,
ठीक है, एटॉमिक मास क्या था, एक एटम का मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, समझ रहे हो, बस लिख दो यार, फिर क्या है, कितना टैलेंटेड हो तुम लोग। तो ये क्या हुआ, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। अच्छा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, एएमयू। तो मॉलिक्यूलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म ऑफ एएमयू। बात समझ पाए भाई, एटॉमिक मास की डिफिनीशन ये थी कि एक मास के, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, ये तो डिफिनीशन हुई, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई थी, ए इन टर्म ऑफ एएमयू। तो मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म ऑफ एएमयू। बात समझ पा रहे हो, डिट्टो सेम है, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म ऑफ एएमयू। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, तो क्या लिखोगे, 44 मतलब 44 यूनिफाइड, 44 उसका मॉलिक्यूलर मास, अब पीछे यूनिट क्या लगाओगे, यूनिफाइड। जैसे उसमें एटॉमिक मास के पीछे यूनिट क्या लगाते थे, यूनिफाइड, वैसे इसमें क्या कर दिया, क्या करोगे, बस पीछे यूनिफाइड लगा दो। क्लियर है, डिट्टो सेम चलेगा, सारा सेम बिल्कुल, आपको बस करना ही कुछ नहीं है, बस ए को रिप्लेस करना है मॉलिक्यूलर मास से, सेम डिफिनीशन सेम। अब मोलर मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल, वहां पर क्या था, मोलर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, उसको क्या कहते थे, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, यही कहते थे ना। अब यहां क्या हो जाएगा, वहां था मास ऑफ 1 मोल एटम, तो यहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। तो भाई डिफिनीशन भी छाप देता हूं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ग्राम थी, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। सही चल रहा है ना, क्लियर है सबको, तो छाप दे, तो इसकी वैल्यू आ गई मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। क्लियर, सही है। अच्छा, अब इस पर आ जाओ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, क्या था, मास ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप, वही लिख दो, मास ऑफ सिंगल एटम की जगह क्या हो गया, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय, क्योंकि वो तो बेस है, 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। तो अब डिफिनीशन में क्या हुआ, बस यहां पे चेंज हो गया, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ सिंगल 12 आइसोटोप, सॉरी, मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, वहां पे क्या आती थी, ए विदाउट यूनिट, तो यहां क्या आएगी, मॉलिक्यूलर वेट विदाउट यूनिट, है कि नहीं, तो ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट विदाउट यूनिट। सही है, कर लोगे, कंफर्म है। तो अब तुम थोड़ा छपाई कर लो, फिर इसको पढ़ाते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। समझ तो जाते हो, हाँ बेटा, हाँ, एक एएमयू से ही रिलेट चल रहा है, बस एक एएमयू अब मॉलिक्यूल का हो रहा है ना। अभी देखो एवरेज वाले पे नहीं आया, एवरेज इसका थोड़ा अलग है,
बाकी सबका बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से डिफिनीशन सेम आ रही है, और बेस सबका कार्बन है, एएमयू का भी कार्बन है, इसका भी कार्बन है, तो इसलिए सारे आंसर सेम आ रहे हैं, डिफिनीशन सेम आ रही है। मॉलिक्यूलर वेट ना भैया प्रभु, बता तो रखा है आपको, जब मोलर मास होगा तो ग्राम में आएगा, और एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का होगा तो यूनिफाइड में आएगा। ग्राम लिख सकते हो, एक यूनिफाइड इक्वल टू कितना होता है, 1/Na ग्राम, तो बस 1/Na का मल्टीप्लाई कर दो, चेंज कर सकते हो यूनिट, जैसे वहां कर सकते थे। लिख दू क्या, पेन की तरह। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कितना होगा, जैसे वहां था वैसे यहां, ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ लेट जाओ, सही है। अच्छा, अब आते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास पर। देखो आपने कहा कि एटम के आइसोटोप होते हैं, इस वजह से एवरेज एटॉमिक मास पढ़ना चाहिए, तो मॉलिक्यूल के आइसोटोप तो नहीं होते, हम में से तो किसी ने नहीं कभी सुने, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्यों पढ़ना चाहिए फिर? भाई एटम के आइसोटोप थे तो हमको एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी, मॉलिक्यूल के हम मास को एवरेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के मास का तो एवरेज है नहीं। तो यहाँ पे दो चीजें, मॉलिक्यूल के एवरेज का मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास के एवरेज को एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, गैस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास का एवरेज। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास का एवरेज, मतलब वो गैस कोई भी हो सकती है, एक गैस हो सकती है CO2, एक गैस हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि एटम उसके आइसोटोप थे, सिंबल इम्बल थोड़ी कोई चेंज हो रहा था, कंपोजिशन थोड़ी कोई चेंज हो रहा था, तो वो आइसोटोप के एवरेज को हम एटॉमिक मास कह रहे थे। मगर ये मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो गैसियस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास का एवरेज होता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में रहे कि भाई ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें, जैसे थोड़ा सा मजा आए, मतलब तुम समझ पाओ, है ना? तो जरा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा अलग चलते हैं इस पेज से, ये क्वेश्चन आपको करने दे दिए, ये करा दिए, तो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बातें 1 मिनट के लिए समझ लो, ठीक है, कि ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसको थोड़ा समझा दो, जैसे आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो, अब हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, तो गैस हमारे पास सपोज करो, गैस हमारे पास है, एक है गैस 1, एक है गैस 2। गैस 1 का मॉलिक्यूलर वेट m1। अब गैस 1 का मॉलिक्यूलर वेट m1 है, मगर उसके नंबर होंगे ना, 2 गैस होंगी, 10 मॉलिक्यूल होंगे, 100 मॉलिक्यूल होंगे, 50 मॉलिक्यूल होंगे, तो उसके नंबर कितने हैं, n1। गैस 2 का मॉलिक्यूलर वेट m2, नंबर कितने हैं, n2। तो जैसे वहां एवरेज निकाला वैसे यहां निकाला, तो हमने एवरेज कैसे निकाला, तो एवरेज, देखो मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज, तो पहले सम कर दिया, n1 m1 n2 m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n, डिक्टो सेम, मगर यहाँ m1 m2 डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूलर मास है, m1 m2 डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूलर मास है, और n1 n2 उनके मोल है, n1 n2 उनके मोल है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का एवरेज निकालने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये सीखा आपने, एक और बताता हूं, छापिएगा नहीं, है ना, बाद में छाप लीजिएगा। अच्छा, हम सब लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी,
मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है ना। अब जरा देखो ये फार्मूला बताता क्या है, गौर सुनिए, 2 इंटू वीडी। अब वेपर डेंसिटी यदि गैस की रखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा भाई, जिसकी वेपर डेंसिटी रखोगे उसी का तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा। वेपर डेंसिटी किसकी रख रहे हो, गैस की, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, गैस का। अच्छा, वेपर डेंसिटी यदि हम गैस मिक्सचर की रख दें तो अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, गैस मिक्सचर का। और गैस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को क्या कहते हो, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब यदि किसी के गैस के मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है तो उसमें जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई मारोगे वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा, है वो क्या बन जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एक इस फार्मूले से निकाल सकते हो, एक इस फार्मूले से निकाल सकते हो, मगर इस फार्मूले में ध्यान देना पड़ेगा कि वेपर डेंसिटी गैस मिक्सचर की दी है। गैस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी होगी तो मॉलिक्यूलर वेट भी गैस मिक्सचर का आएगा, और गैस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को ही एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, ये मैं डिफिनीशन में पढ़ा चुका हूं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दो फार्मूले से निकाल सकते हो, ये देखो, क्लियर है, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। हाँ पूछो, पूछ लो। ये वाला देखो, किसी इंडिविजुअल गैस मतलब एक गैस की वेपर डेंसिटी रखोगे तो उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब गैस का मिक्सचर है तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी रखी तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को ही एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, ये कहा है। जैसे यहां तुमने कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी रखी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक। अब आपने क्या किया, एक कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी रखी तो उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और उस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहोगे, है ना। हाँ। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वैसे तो मैं अभी फार्मूला ही पढ़ा रहा था, काम चला रहा था फार्मूले से ही, वेपर डेंसिटी जहां आती वहां पता था, मगर चलो इस बच्चे ने कहा है तो बता देता हूँ। जरा देखो पहले इतनी बात ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। अच्छा, अब इस बच्चे ने कहा वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो देखो आपको बताता हूं, देखिए सब बच्चे अच्छे से समझिएगा। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात होती है, डेंसिटी दो तरह की है, एक हमारी है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसको आप जनरली डेंसिटी बोलते हो, और ये होती है डी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, मास की यूनिट क्या होगी, मान लो ग्राम है तो ये ml होगा, ये केजी है तो ये लीटर हो सकता है, या ये केजी है तो ये डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, मतलब यूनिट होगी कुल मिला के, है कि नहीं। ये है एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आप लोगों ने एक डेंसिटी फिजिक्स में पढ़ी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो केमिस्ट्री में उसकी जरूरत पड़ती नहीं, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना। मगर देखो, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है दो डेंसिटी का रेशियो, एक के रिस्पेक्ट में एक की। तो एक होती है वेपर डेंसिटी, क्या होती है अभी समझाते हैं, है ना, और एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
वेपर डेंसिटी जो चलती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वेपर डेंसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, और स्पेसिफिक डेंसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लिक्विड कहीं पढ़ते ही नहीं है, फिजिक्स में हमारा लिक्विड होता है। कभी कभी गैसीय स्टेट में जरूरत पड़ती थी, मगर ऊपर से जेई में, नीट में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी, आज तक नहीं आया कभी कोई क्वेश्चन। अब ये क्या होता है जरा देखो, तो ये वेपर डेंसिटी होती है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, मास ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। मतलब क्या है, किसी गैस का मास एसटीपी पर, हाइड्रोजन गैस का मास एसटीपी पर, यदि एसटीपी ना हो तो दोनों के टेम्परेचर और प्रेशर सेम होने चाहिए। जो टेम्परेचर की वैल्यू यहां वही टेम्परेचर की वैल्यू यहां, जो प्रेशर की वैल्यू यहां वही प्रेशर की वैल्यू यहां पर, ठीक है? जो वैल्यूम यहां वही वैल्यूम यहां, तो सब कुछ बराबर है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट अलग लगाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यदि थोड़ा बहुत पढ़ा हो या याद हो तो देखो ये चीज हमें पता है ना? अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा, गुस्सा करने लगेगा क्या कि नहीं यार ऐसा क्यों लिख दिया, है ना? मोल को ओपन कर दिया। अच्छा मैंने कहा यार बच्चों, यार मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ जैसे तुम्हें बातें समझ में आए। मॉलिक्यूलर वेट बेचारा रो रहा था कि नीचे को कर दिया है, मैंने कहा लो भाई तुम इधर आ जाओ। अब ये क्या है, डेंसिटी, हाँ रो बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये डेंसिटी आ गई। तो डेंसिटी इक्वल टू एम मॉलिक्यूलर वेट आर इंटू टी, ठीक? ये कांस्टेंट है दोनों गैसों का, ये कांस्टेंट है दोनों गैसों का, ये तो हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है। तो कट्टम काट में ये तीन चीजें तो कटी जाएंगी, बचेगा क्या? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, मगर जब वैल्यू डालेंगे तो सिर्फ यही दो बातें बचेंगी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ऐसे आएगा ना। तो इस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर और आर, और इस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर और आर दोनों सेम है, क्योंकि मैंने कहा जो टेम्परेचर प्रेशर यहां रखोगे वही यहां रखोगे। मैंने एसटीपी मान लिया, मगर कोई भी मान लो, बस सिमिलर लेना है। तो सब कुछ कट जाएगा तो लास्ट में ये बचेगा। तो यहां पर देखो मैंने तुम्हें टर्म बताया कि दो डेंसिटी का रेशियो है, और यहां लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन आ जाए, इसलिए मैंने ये बात समझाई है कि लिखा एक्चुअल में ये डेंसिटी का ही रेशियो है। तो जब इस किसी गैस की डेंसिटी डाली तो ये फार्मूला डाला, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी डाली तो ये फार्मूला डाला, तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास रह जाएगा। और ये दो डिफरेंट गैसें हैं तो मॉलिक्यूलर मास सेम हो नहीं सकता। तो अब मॉलिक्यूलर मास डाल दो, तो भाई किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास हमें क्या पता, तो हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन गैस का 2 पता है, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आ गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? ऊपर भी मास नीचे भी मास। तो इसकी क्या कोई यूनिट नहीं होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एब्सोल्यूट डेंसिटी दी है कि वेपर डेंसिटी? यूनिट देखिए, यदि क्वेश्चन में डेंसिटी की यूनिट लगी है इसका मतलब वो एब्सोल्यूट डेंसिटी, और यूनिट नहीं लगी है इसका मतलब वो वेपर डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट होती है और वेपर डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है। तो यदि नंबर दिया है, वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर इज 38.2, इसका मतलब ये वेपर डेंसिटी है। और वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर इज 38.2 ग्राम पर एमएल, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है ना? और कभी कभी तो वो बच्चों के फेवर में पूरा नाम लिख देता है कि भाई वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर इज, तो अब सोचना ही नहीं है। तो जरा देखो हम लोग यहाँ पे वापस आ गए,
हाँ, तो देखो एवरेज मालिकुलर मास, तो एवरेज मालिकुलर मास निकालने के दो फार्मूले, एवरेज मालिकुलर मास इक्वल टू m1 n1 n2 n2 m2 n2 n1 प्लस n2, और एक एवरेज मालिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब जब गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी डालोगे तो एवरेज आ जाएगा। यहां तक ठीक है सबको? अब ये M1 M2 और N1 N2 क्या है ये भी लिख देता हूं, जैसे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो M1 M2 ये क्या है, तो M1 M2 जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये हमारे होते हैं मालिकुलर मास, मालिकुलर मास ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस। और N1 N2 क्या होते हैं, मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस, उन्हीं गैसेस के मोल। इसमें कभी एवेंडेंस नहीं दिया जाएगा, इसमें मोल दिया जाएगा, ध्यान रखना, मोल लिखा है, मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो जैसे एटॉमिक मास वैसे मालिकुलर मास। एक मालिकुलर मास क्या है, एक मालिक्यूल के मास को मालिकुलर मास कहते हैं। वैल्यू कितनी है, मालिकुलर मास इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। मोलर मालिकुलर मास, ग्राम मालिकुलर मास, ग्राम मालिक्यूल क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल मालिक्यूल। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, मालिकुलर वेट इन ग्राम। रिलेटिव मालिकुलर मास कितना होता है, तो रिलेटिव मालिकुलर मास का फार्मूला है मास ऑफ सिंगल मालिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप एटम। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, मालिकुलर मास विदाउट यूनिट। एवरेज मालिकुलर मास डिट्टो वही फार्मूला m1 n1 प्लस n2 m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दूसरा एवरेज मालिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या मालिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, इतनी बातें बताइए। अब एक बात और बता के अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात और, क्या जो आप जानते हो बस उसी को मैं लिखना चाहता हूं कहीं पर, कुन्ना मिल नहीं रहा तो अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, आपको छापना तो नहीं है अभी, छापना हो तो पीछे चले, अभी आप लोग नोट कर लो, है ना, छप गया है तो ठीक है, नहीं तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। भाई समझ तो पा रहे हो सब लोग? अब देखना जो क्वेश्चन आएंगे वो आप जानते होगे, पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे जो अभी बताए हैं। छाप डालो। हो गया है, चलो बेटा, कोई बात नहीं, आप नोट करो। देखो, अब जरा देखो बच्चों, अगला पॉइंट। अच्छा, ये बात तो सबको पता है कि मालिकुलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। सभी एटम के एटॉमिक मास का सम मालिकुलर मास होता है ना, बचपन से निकालते हैं, वाटर का अभी तक निकाला है। ठीक है, तो सभी एटम के सम का मास मालिकुलर मास होता है। अच्छा, क्या ये बात भी मैंने तुम्हें पढ़ाई है कि 1 मोल का मास मालिकुलर मास होता है इन ग्राम। 1 मोल में कितना मास, मालिकुलर मास इन ग्राम, बताया कि नहीं बताया? 1 मोल में कितना मास, मालिकुलर मास इन ग्राम, मालिक्यूल है तो जनरली तो हमारे पास मालिक्यूल ही होंगे।
अब बात आ जाती है क्वेश्चन की। डरना नहीं कि रोने धोने लगो, पक्का? लो क्वेश्चन करो फिर। द फार्मूला ऑफ एन एसिड HXO2, the the mass of 0.0242 mole of the acid is 1.657 gram. What is the atomic mass of X? अब देखो दो कॉन्सेप्ट एक एक करके लग रहे हैं। आपको पता है कि सभी एटम के मास का सम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। यदि मॉलिक्यूलर मास मिल जाए तो एटॉमिक मास निकल आएगा। अब मॉलिक्यूलर मास के लिए एक मोल का मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो यदि 0.1 मोल का मास इतना है तो एक मोल का मास कितना होगा वो तो हम निकाल ही लेंगे। तो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चिपके हैं एक साथ, है कि नहीं? करके आंसर बताओ सब लोग। चलो सही आंसर बताने की हो रही है, जल्दी बताइए। नहीं बेटा, कैलकुलेटर यूज करने का काम मेरा है, आपका नहीं। पेपर आपको देना है, आप हाथ से करिए। नहीं तो वो भी कैलकुलेटर से रैंक लिख देगा। पक्का? एक बार देख लो, फिर मत कहना सर आपने क्या बताया आंसर। अच्छा, एक बात तो आप लोगों को बताना भूल ही गया। जिन बच्चों को केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन करना हो तो आज मेरी क्लास वाईटी पे है। आप यहां से जाने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास लूंगा हाफ नीट में। केमिकल इक्विलिब्रियम यदि किसी बच्चे को रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है, तो पढ़े नहीं है तो रिवीजन भी मत करो भाई। जब पढ़ोगे नहीं, पढ़ाई नहीं तो रिवीजन कैसे करोगे? मतलब बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर के भी तो होंगे जो 1 साल 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस होंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो थोड़ा सा इजी चैप्टर है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हम लोग 5 बजे क्लास लूंगा। अभी यहाँ से जाऊंगा उसके बाद 5 बजे। तो उसमें क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन और केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी, मगर थ्योरी को क्वेश्चन के फॉर्म में। पहले क्वेश्चन बनाऊंगा, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर थ्योरी। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जैसे बच्चे, क्योंकि आगे अभी आपको काम आएगा कि रिवीजन कैसे करें। तो मैंने थ्योरी बेस्ड 15-16 क्वेश्चन लिखे हैं कि जब उनको कराना है तो इसका मतलब थ्योरी बतानी पड़ेगी तभी वो हो पाएंगे। तो उस तरह से बच्चे की थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और फिर लाइन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी तो। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगे हैं। कौन कौन सा? एक कॉन्सेप्ट तो ये लगा, आवाज नहीं करो यार नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तुम्हारी तरह टैलेंट नहीं है, मैंने कितनी बार बताया। देखो, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, सभी एटम के मास का सम एटॉमिक मास होता है। और दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट, भाई एक मोल का मास निकाल देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एक मोल का मास निकाल देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और एक मोल के मास से मॉलिक्यूलर मास आ गया तो जब मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास का सम निकाल देंगे। ये क्वेश्चन है। अब देखो, यदि मुझे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ एक्स
एटॉमिक मास ऑफ O बराबर मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, इस भाई का निकालना है, और इसका 16 होता है। अब कहीं से मॉलिक्यूलर मास जुड़ जाए तो एटॉमिक मास ऑफ X आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे जुड़ेगा, ये देखो, इतने मोल का मास इतना है, तो हमें ये बात पता है कि 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो 1 मोल का मास कितना निकला, 1 मोल का मास निकल के आया 68.5 ग्राम। और 1 मोल का जो मास है वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल है। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ भाई, रेड सही है। पढ़ाई पूछ रहा हूं, कहां खोए हुए हो क्वेश्चन, ठीक है फिर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में खोए हुए हो तो ठीक है। कितना आ गया है। और इसी कॉन्सेप्ट जो तुम्हें हल्की सी बात लगती है, अरे यार सर कितना इसी बार बार एक ही बात को क्यों बोलते हैं कि 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूलर मास होता है, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूलर मास होता है। उसी कॉन्सेप्ट पर देखो एक और क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू है, पेपर में आया हुआ है आपके। करो करो। बताइए, वो कह रहा है एक्स और वाई दो एलिमेंट है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है, और ये मिलके दो कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड है XY2, एक कंपाउंड है X3Y2, यही है ना। अब कहा जा रहा है XY2 के 0.5 सॉरी 0.1, XY2 के 0.1 मोल 10 ग्राम मास कंटेन करते हैं। XY2 के 0.1 मोल 10 ग्राम मास कंटेन करते हैं, और X3Y2 के 0.5 मोल 0.05 मोल 9 ग्राम मास कंटेन करते हैं। तो इनके एटॉमिक मास बताओ। तो अब बताओ, यदि हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, क्यों, एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका एटॉमिक मास का सम क्या आया, X प्लस 2Y इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अभी हमें नहीं पता है, इसका क्या आया, अब मॉलिक्यूलर मास मिल जाए तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व भी हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए, तो रूल आपको पता है, 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो 0.1 का कितना है, 10 ग्राम, तो 1 मोल का कितना होगा, 100 ग्राम, और 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास होगा, तो यहां 100 आ गया। अच्छा, 0.1 0.05 मोल का मास 9 ग्राम, तो 1 मोल का मास 9 डिवाइडेड बाई, ये जो निकम्मे लोग हैं ना जो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, वो सब सॉल्व करके बताएं, नहीं तो वो भी डायरेक्ट रैंक बताएगा, अब फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं कर पाओगे। तो सॉल्व जरूर करो, पेन जरूर चलाओ, चाहे आपको आता हो, ये आपके लिए अच्छा है। नहीं तो क्या है, 150 क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं ही कर रहा हूं, तुम आंखों से देख रहे हो, सिर्फ आंखों के देखने से एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है। मैं बता दूंगा भाई ये साइकिल है, ये हैंडल है, इसको सीधा रखना है, पैडल घुमाओगे साइकिल आगे जाएगी, कोई सामने आ जाए ब्रेक मार देना। मगर 10 बार बताऊंगा तुमको, अरे सीख गए सर क्या बात है, मगर करने जाओगे तो गिर पड़ोगे, वही यहाँ होगा, अरे सर सीख गए, हमें तो समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। मगर जब तुम करते हो तुम्हें सोचना पड़ता है, तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो पता चला तुम्हें कॉन्सेप्ट सही आते हैं मगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैलकुलेशन वीक हो गई, क्यों, हमने कैलकुलेशन की नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई।
तो तुम्हें हमारे सामने बराबर टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ जब क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तुम्हारा दिमाग चलेगा। वैसे तो मेरा चल रहा है। तो भाई क्या करोगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट्टम काट हो गया, 2ax इक्वल टू -80, है ना, 120 में से 100 चले गए तो -80, तो ax, तो x का एटॉमिक वेट कितना आया, 40। अब वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली x एंड y, इसका मतलब पहला वाला x है, पहला वाला x है, तो 40 सिर्फ एक ही में है, तो बस यही आंसर होगा। y निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो छोड़ दो। क्लियर है, कर लोगे। अब बच्चे कह रहे हैं सर हम कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यदि तुम लोग कर लोगे तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, चलिए 5 रुपए का क्वेश्चन है, +5 -5, सबको मिलते हैं 2 मिनट, टाइम भी खूब दूंगा, ऐसा नहीं है, जबकि नीट में आपको 40 सेकंड मिलते हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ऐसा नहीं, हम बहुत खुददार हैं, आप 40 सेकंड ही दो। तो मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट दे देता हूँ। चलिए ध्यान रखिएगा, 5 प्लस है 5 माइनस, इसका मतलब सबको करना है, ठीक है। वो बच्चे मुझे याद हैं जिनसे मुझे पैसे वसूलने हैं, देने वालों का मुझे याद नहीं है, वो तो अपना खुद याद रख लेंगे, जिनसे वसूलने हैं मुझे याद है। बेटा तुम्हें याद है ना पहलवान, सबके नाम याद रखे हो ना, गड़बड़ हुआ तुम ही मारे जाओगे, ध्यान रखना, तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुमसे लूंगा फिर बाकी को 50-50 रुपए दूंगा जो जीतेंगे, और तुमने याद नहीं रखे तो तुम्ही को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो तुमसे वसूली लेंगे, क्योंकि वो संख्या में बहुत है जिनको लेना है हमसे। और सब लोग अपने ऊपर विश्वास करें, दूसरे पे ना करें, कि पता चला अच्छा इसने निकाला है ए तो ए ही होगा, इसने निकाला है सी तो सी ही होगा, ठीक है, अपने पे विश्वास रखिए। खाना अपनी पसंद का, कपड़े अपनी पसंद के पहनते हो, आंसर दूसरे की पसंद का, कैसे चलेगा यार। और मैंने पढ़ा रखा है, आज ही पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया होगा उसी से आएगा क्वेश्चन, अलग मैं कुछ पूछ ही नहीं सकता, पढ़ाऊंगा तभी पूछूंगा, ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं लेट हो गया तब पूछ रहा हूँ, नहीं, आप आराम से कर पाओ। और मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सब लोग। पूरी सीट के 10 रुपए हो जाएंगे, गलत हुआ तो, समझ रहे हो। इस रो में कौन कौन था, एक 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 कोई और बच्चा है, नहीं तुमको तो मुझे याद है, तुम और तुम दोनों मिलके, एक लास्ट है, आप हो ना, सेकंड लास्ट, तीन तीन लोग हो ना, ठीक है तीन, एक तुम हो सबसे पीछे, ठीक है, एक और लड़का था इस जगह पे, नहीं वो वाला तो मैंने काउंट किया है, इधर वाला कौन कौन था, तुम थे और भी थे यार, एक आध, एक नहीं है, उधर वाला तो वो है, लड़के में एक इधर और कोई भी था, हाँ तुम थे, ठीक है, एक इधर का भी गायब है, या तो आया नहीं है यार, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, इधर भी एक और था दो, अच्छा आज उधर बैठ गए, हाँ ये ना, ये था, क्यों नहीं थे, तुम नहीं, कौन था फिर, क्यों तुम्हारे पास तो कॉपी बनी है ना पहलवान, कॉपी बना रखी ना, तो फिर कैसे यस सर कर रहे हो, अरे तुम्हारी मन की आंखों में तो और कोई बसा है ना ये थोड़ी बसे होंगे, बताओ अच्छा कौन कौन है,
कौन वो सारे वो है तुम्हारे, नाम बुलाओ। ये ठीक नहीं है, करप्शन वाला है आदमी, इसका नहीं करना है ना। वही कह रहा हूँ, ये करप्शन वाला है। दूसरा तगड़ा बंदा वो उधर है, उसका क्या नाम है, भास्कर, वसूल लोगे ना सबसे पैसे है, तो पहचान लेना आज वाले, आज जो गलत बताएंगे। जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। हाँ बता दो, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। हाँ डी, ठीक है। हाँ काशी, इसका तो नाम मुझे याद है, काशी का डी है। और बताओ, जल्दी बताओ, ये लाइन पूरी लाइन बताओ। ए, ठीक है। और बताओ भाई, काशी के बगल में ए, नो कमेंट वाला माइनस में जाएगा, आंसर सबको देना है। अच्छा शुक्ला जी, पूरा नाम क्या है? शुभम शुक्ला, ठीक है। नाम मत बताओ तुम, आंसर बताओ। ए, अच्छा ए, हाँ भाई ए है। जो काम इजी लगा वो कर ले रहा है बेचारा, नीट तो उसको क्यों लग रहा है, तो चलो शादी कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हाँ कितना है? ए, ए 11.7 आंसर। हाँ नहीं, क्यों नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, भास्कर का 11.7। और ए, तुम्हारा भाई टोपी 11.7। नहीं, नन ऑफ दी, अच्छा डी है, ठीक है डी। ये लौंडे जो है ना, अब ये गलत बात है भाई। चलो डी वाले भी ठीक है, कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं सबको आज, आज वैसे वसूलूंगा मैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी बता, ए वाले भी दो तीन है, ठीक है। आज तो मामला सेट है, आज कोई दिक्कत नहीं है। ए ठीक है, ए ठीक है। हाँ भाई, ए ठीक है। हाँ ए ठीक है, डी ठीक है। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इनके ब्रेकअप, इनका ब्रेकअप हुआ, तुम इनके बगल में बैठ गए उसको छोड़कर। भाई तुम बड़े खतरनाक प्राणी हो, ये बहुत खतरनाक प्राणी है, इससे दूर रहो। देखा, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ नहीं, उसको छोड़ के तुम्हारे बगल में बैठ गया, बड़ा खतरनाक है ये। चलिए, हाँ अब एक एक करके पूछ रहा हूं, ए वाले हाथ उठाएं, ए वाले इतने बच्चे हैं, ठीक है। अब बी वाले हाथ उठाएं, बी, बी वाला कोई, सी, सी, इसका मतलब बाकी बचे हुए डी वाले हैं। यही तो बात, जीरो का कोई हिसाब नहीं, मैंने कहा हाँ, या तो आपको बताना है, चार में से कोई एक आंसर बताना है, तो बस ए और डी चल रहा है इसका मतलब मार्केट में, नहीं वो ऑप्शन नहीं है बस। देखो ये सारे डी वाले हैं, इन चार पांच बच्चों को छोड़कर, तुम लोगों ने ये बताया है ना। हाँ तो ठीक है, ए वाले हैं तो ठीक है, ए ले लो। अब जरा देखो क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से सारे लोग ध्यान दो। कहा जा रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर, अब शांत सुनो, क्या किया है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर contains NO2 और N2O4 is 38.3 at 270 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दी है, वेपर डेंसिटी दी है, किसकी दी है, मिक्सचर की। तो यदि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है, तो क्या मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा? भाई जिसकी वेपर डेंसिटी दी होगी उसी का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। क्लियर है, ठीक है कि नहीं? अच्छा मैंने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की डिफिनीशन क्या बताई है? मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, गैसियस मिक्सचर का होता है, और ये गैसियस मिक्सचर है। तो यदि इसके मोल x है तो इसके मोल क्या होंगे, क्योंकि भाई दो ही गैसें हैं। अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया है, N1 N2 मिल गए, M1 M2 हम निकाल ही लेंगे, नाम दिया है तो
तो मैंने लिखा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू m1, इसको m1 माना है, m1 इंटू n1, m2 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब हम जब सॉल्व करते हैं तो ये 3.34 मोल आता है। तो जिन बच्चों का ए आंसर है उनका सबका सही है। तो ए वाले तो मुझे याद है, इधर ए बोला गया था, ये दोनों रो के पैसे वसूलने नहीं, इसने कहा था मैं सॉल्व नहीं किया तो मैं कैसे बताऊं मुझे, और ये डी बोलना था। तो ये दोनों तो मुझे याद, तुमने एक कहा था, तो ये दोनों याद है। हाँ तुम लोगों ने एक कहा, पूरी रो ने कहा है, हाँ तुमने भी कहा। इधर तुम लोगों ने बोला है, तुम दोनों में से किसी ने नहीं बोला है, पूरी रो ने ना। ये तुम में से किसी ने हाथ तो नहीं खड़ा किया? किया है, चलो छोड़ दिया। तुम दोनों ने तो नहीं किया था। तुम तो डी वाले थे मुझे याद है। अब वो 11 तुम यार मार कितना खाओगे? टोटल मोल 10। मैं हंसने वाला था मगर मैंने कहा हंस दिया तो ये पकड़ ले जाए। टोटल मोल 10 है, तुम उससे भी ज्यादा ले आए यार। क्या यार? अच्छा मान लो चलो भास्कर की गलती हो गई, टोटल 10 मोल है, उसने 11 बता दिए। चलो मैंने भास्कर की मान ली। टोपी वाला देखो भाई, कहां जा रहे हो? कूदने। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। भैया इतना याराना जो है ना सही नहीं है। हाँ जिनके इधर वाले के 10-10 हुए हैं, उसके भी 10। हाँ तुम लोगों के भी 10, हाँ तुम्हारे भी हुए हैं। इनके -10, इनके -10, इनके -10, तुम्हारे 0, -10 + 10 0। हाँ क्यों नहीं? जब 50 हो जाएंगे। 10 कैसे हुआ? इस अगली पिछली क्लास में इस रो ने -10 5 लिए थे ना। पिछली क्लास में आप लोगों ने गलत बताया था ना। अच्छा सिर्फ तुम्हारा गलत था, तुम्हारे 0 हो गए, तुम्हारे 10 हो गए, ठीक है। तुम्हारे 0 हुए, हाँ तुम्हारे 10 हुए कि 0? 0। तुम्हारे -5 है, आज गलत बताया है। हाँ कल तुमने सही बताया था, कल इसने सही बताया था। अच्छा रुक जाओ, अब मुझे बताओ कितना मिनट रह गया? हो गया 5 मिनट। हेडिंग डाल लो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हाँ कल ही पढ़ाएंगे, हेडिंग पता रहेगी क्या पढ़ाना है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल ये चीज स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो आज यहीं पे छोड़ते हैं।